हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। देखते ही देखते हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पर आ गए। आखिरी वीडियो पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। अब आप ये मत बोलना यार कि एलएलपी और आईआरएफ का भी बनाना है, उसमें क्या ही कंफ्यूजन, इतू सा तो टॉपिक है। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं सर। सबसे पहले आते हैं टॉपिक ऑफ रिवोकेशन में। सर देखो, रिवोकेशन के टॉपिक में अक्सर एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि सर जो लेटर ऑफ रिवोकेशन है, ठीक है, जो लेटर ऑफ रिवोकेशन है, चाहे ऑफर का हो, ठीक है, चाहे लेटर ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टेंस का हो, ठीक है, चाहे एक्सेप्टेंस का हो चाहे ऑफर का हो, तो अगर लेटर कंटेनिंग रिवोकेशन और जिसमें एक्सेप्टेंस है या जिसमें ऑफर है, अगर वो दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे, तब उस केस में क्या होगा। तो आपकी किताब एकदम सीधी सीधी बात बोलती है कि रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट, इज एब्सोल्यूट। वहां पर ये मत बोलना, कुछ कुछ जगहों पर अलग ही अलग चीज पढ़ाई जाती है। मत रिवोकेशन इज एब्सोल्यूट का मतलब है रिवोक्ड ही माना जाएगा, ही होगा वो। कुछ लोगों का गजब गजब चीज पढ़े हैं, वह बोलते हैं कि जो पहले देखा। अरे क्या वहां पर कोई खड़ा रहेगा क्या? बुआ रहेगी क्या वहां पर देखने के लिए कि तुम कौन सा लेटर पहले खोल रहे हो? यार कुछ भी बात करते हो तुम। दूसरी बात आती है, दूसरा टॉपिक जो बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, एक है प्रिविटी। उसमें एक्चुअली एक लाइन लिखी हुई है कि कंसिडरेशन स्ट्रेंजर द्वारा आ सकती है, कंसिडरेशन स्ट्रेंजर द्वारा आ सकती है, लेकिन केस जो है वो एक स्ट्रेंजर नहीं कर सकता। बेसिकली लॉजिक क्या है कि अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये है ऑफरर, ठीक है, और ये है ऑफरी, ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अगर ऑफरर ऑफरी को कुछ दे रहा है या कुछ बेचने की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो यही दोनों एक दूसरे को सू कर सकते हैं। कोई तीसरा नहीं कर सकता। ए बी को कर सकता है, बी सी को कर सकता है, लेकिन बी के बिहाफ पर कंसिडरेशन बी ए को जरूर प्रॉमिस कर सकता है। ठीक है, मतलब बी के बिहाफ पर मान लो एक आदमी है सी, ठीक है, जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्या सी बी के बिहाफ पे कंसिडरेशन दे सकता है? कंसिडरेशन दे सकता है। द आंसर इज यस। लेकिन क्या वो सू कर सकता है ए को? द आंसर इज नो। इसी के ऊपर हमारा एक पॉपुलर केस भी बेस्ड है, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया वर्सेस रमैया, रमैया अवस्था भैया, रमैया अवस्था भैया। तो ये इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रिविटी वाले, मतलब प्रिविटी के ये एक्सेप्शन पर। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर ये हमको कंफ्यूजन होती है सर चिनैया वर्सेस रमैया में कि प्रिविटी का कानून लगाएं या कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम अ थर्ड पर्सन वाला कानून लगाएं, और सर ये आपस में कैसे है? बात समझो, प्रिविटी केस करने की बात है, चिनैया वर्सेस रमैया में थर्ड पार्टी केस नहीं कर रहा है, थर्ड पार्टी केस कर भी नहीं सकता। जो ऑफरर है वो केस कर रहा है, प्रॉमिसर, की भैया इसने पैसा देने के लिए बोला था, अब नहीं दे रही है। ठीक है, तो एक चीज समझो आप, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी जिसको अच्छा, जैसे इसी कॉन्ट्रैक्ट में समझो, जैसे यहां पर हमने बनाया, ये बनाया, अब इसमें अगर सी ने पहले प्रॉमिस किया कि मैं पैसा दूंगा, सी ने प्रॉमिस किया कि मैं पैसा दूंगा, और उसके बाद सी इसको डिनाई कर दे, तो क्या ए सी के अगेंस्ट केस कर सकता है? ए क्या सी को सू कर सकता है? द आंसर इज यस। इस केस में कौन सा कानून लगेगा? इस केस में लगेगा कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम थर्ड पार्टी। यहां पर प्रिविटी नहीं लगेगा। इसीलिए चिनैया वर्सेस रमैया यही केस है, चिनैया वर्सेस रमैया। इसीलिए उस पर भी ये कंसिडरेशन कैन फ्लो फ्रॉम अ थर्ड पार्टी लगता है। प्रिविटी कब लगता? कि जो सी है वो ए को सू करना चाहता है, तो क्या वो ये कर पाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि लॉ ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। सी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इसके ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे चिनैया वर्सेस रमैया एंड कंसिडरेशन फ्लोइंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी के बीच में आप डिफरेंस निकालते हो। मैंने हमेशा आपको समझाया है बच्चों,
कभी भी जो लॉ का सिलेक्शन होता है कि केस स्टडी में कौन सा कानून लगेगा, वो आप पहले से सोच के घर से नहीं आ सकते। वो डिपेंड करता है कि कंक्लूजन में क्या मांगा गया है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद ये जो है एक नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसमें पिछली बार Jan 26 पे भी क्वेश्चन आया। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में ये याद रखिएगा कि जो पार्टी है ना वो क्लोज रिलेशनशिप में होनी चाहिए, वो रिटेन अंडर लॉ होना चाहिए। ठीक है, रिटेन अंडर लॉ होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और वो आउट ऑफ लव होना चाहिए। अगर दो लोगों के बीच में, एकदम हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ही लड़ाई बड़ाई है, और वो आपस में डिसाइड करते हैं अलग अलग रहेंगे, जैसे बेल्फर वर्सेस बेल्फर, और उसमें हस्बैंड बोल देता है हम तुमको मेंटेनेंस देंगे और बाद में देने से मना कर दे, क्या वो भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन? नहीं सर, उसमें लव नहीं है ना। लव और अफेक्शन कहां है? लव होता तो साथ में रहते ना। वो डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, क्योंकि उसमें लव एंड अफेक्शन है नहीं। लेकिन एक पति ने एक पत्नी को बोला कि मैं तुमको जमीन तुम्हारे नाम पर कर देता हूं, ये रजिस्टर्ड करा देता हूं लॉ में, ये तुम्हारे नाम पर लिख दिया क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है, आउट ऑफ गिफ्ट तुमको दे रहा हूं, तब वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। फिर एक केस स्टडी आता है जिसमें एक बेटी होती है, उसके पिताजी बेटी के बर्थडे के दिन बेटी के नाम पे जमीन करने वाले होते हैं, कर दिए होते हैं, बेटी से साइन करा लिए होते हैं अग्रीमेंट, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे होते हैं उस समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या ये बेटी नेचुरल लव एंड अफेक्शन पर क्लेम कर सकती है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तक रजिस्टर हुआ नहीं था। दूसरा, इसी हेडिंग के अंदर एक कंफ्यूजिंग चीज आती है जो है कंप्लीटेड गिफ्ट। भाई एक बात सुनना, कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन, लेकिन प्रॉमिस टू गिव अ गिफ्ट, प्रॉमिस टू गिव अ गिफ्ट, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर आपने प्रॉमिस किया कि भाई तेरा बर्थडे आ रहा है मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, और फिर मैंने बर्थडे में नहीं दिया, तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता। प्रॉमिस टू गिव अ गिफ्ट इज नॉट वैलिड। इवन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में होना तो भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट रिटन, रजिस्टर्ड और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। पूनम जी, हैव सम पेशेंस। ये क्या एड्रेस है? जातो के बरसे सर्दी, सरपंच के घर के पास हनुमान किनारा, सरपंच के घर के पास सर्दी, ये क्या एड्रेस है बेटा? ये एड्रेस पर फ्लिपकार्ट डिलीवर करता है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ऐसे एड्रेस होता है? ना घर का नाम है, ना हाउस नंबर है, ऐसे एड्रेस लिखा जाता है सरपंच के घर के बाहर? तो हम भी लिख दें लैंप पोस्ट है, उसके नीचे काला कुत्ता है, कुत्ते के बगल में है। और अभी भी तुमने प्रेफरेंस ऐड नहीं किया है, वहां ऐड प्रेफरेंस में देखो अभी तक लिखा नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं भाई। बेटा वहां ऐड प्रेफरेंस में आपने कहा प्रेफरेंस ऐड किया? आपने मेरे को बोला मैंने ऐड कर दी है सर। उसके ऊपर ऐड प्रेफरेंस लिखा है, आपने कहा ऐड किया है प्रेफरेंस? प्रेफरेंस, क्या बोले भाई, एक से बढ़कर एक। चलिए, इसके बाद आया सर पॉइंट नंबर 4, और इन पर ना बहुत सारी बातें हैं, और इन पर ना मेरी इंस्टाग्राम पर जो मैंने आपको लास्ट दिन वो बताया था, जो जी के जी है गुप्ता जी का ज्ञान वाली सीरीज, उसमें भी मैंने इसको डिस्कस किया है। एक है स्टाइफल प्रोसिक्यूशन, ठीक है, एक है इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, एक है चैम्पर्टी, और एक है मेंटेनेंस। देखो सर, एक एक करके बढ़िया से क्लियर करता हूं। स्टाइफल प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है विटनेस को पैसा खिलाना, विटनेस को पैसा खिलाना, ठीक है।
और या तो विटनेस के, या तो एविडेंस को टैंपर करना मतलब एविडेंस के साथ खिलवाड़ करना, जिससे जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है ना कोर्ट की, उसमें आप हिंडरेंस क्रिएट कर देते हो कि भैया कोर्ट अपना सही से डिसीजन सही टाइम पर नहीं दे पाता। इंटरफेरेंस ऑफ कोर्स ऑफ जस्टिस में आप किसी जुडिशियल ऑफिसर, यस, चाहे वो फिर लॉयर हो चाहे फिर वो जज हो, किसी जुडिशियल ऑफिसर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, या किसी तरीके से उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हो कि वो डिसीजन तुम्हारे फेवर में दे दे ब्राइब दे के, दैट इज इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, जिससे तुम्हारे फेवर में दे दे। चैम्पर्टी क्या है और मेंटेनेंस क्या है? मेंटेनेंस क्या बोलता है, जहां पर एक आदमी दूसरे आदमी को एक केस में सपोर्ट कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर, जो थर्ड पार्टी है उसके ऊपर केस को मेंटेन रखे। अब इससे उस फर्स्ट पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं है, वो खाली सी की इमेज डैमेज करना चाहता है। तो ये तो मेलिशियस इंटेंट है, ये तो मेलिशियस इंटेंट है, ठीक है, ये तो मेलिशियस इंटेंट है, ठीक है। यहां पर मेलिशियस इंटेंट है, मतलब मन में ही चोरी है उसके, तभी तो कर रहा है, वरना क्यों करेगा भाई? किसके पास इतना पैसा ज्यादा है जो अपनी जेब से ज्यादा पैसा दूसरे को देगा कि तू तीसरे पे केस फाइल कर, जब तक उसका खुद का मतलब नहीं है? उसका मतलब क्या है? सामने वाले की इमेज डैमेज करना। चैम्पर्टी इससे थोड़ा सा अलग है। चैम्पर्टी क्या बोलता है? चैम्पर्टी में ए बी को एक केस में सपोर्ट कर रहा है, जैसा वहां पर भी था, बस इसमें जब बी सी के ऊपर केस कर रहा है तो बी को बोला गया है ए द्वारा कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुमको सी से जो कंपेंसेशन मिलेगा उसका एक पार्ट तुमको मेरे को भी देना होगा। तो अगर तुम चैंप बनते हो, चैंपर्टी, अगर तुम चैंप बनते हो तो चैंपियन का एक हिस्सा तुमको मेरे साथ भी बांटना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव मी अ शेयर आउट ऑफ इट, तभी वो चैंपर्टी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सर सेक्शन नंबर 55। यहां पर बोलते हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारी केस स्टडी है कि टाइम एसेंशियल एलिमेंट है। सर अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, तो अगर टाइम रहते कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, ठीक है, जिसकी गलती की वजह से जो पार्टी है डिफॉल्ट है, दूसरी वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। अगर टाइम नॉट एसेंशियल है, ठीक है, अगर टाइम नॉट एसेंशियल है तब तो फिर वैलिड रहेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर मान लो टाइम एसेंशियल है, फिर डिले होती है, और अगर आप फिर भी सामान को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर ये वैलिड हो जाएगा। क्या आप बाद में उसको रिजेक्ट कर सकते हो? क्या आप लेटर उसको रिजेक्ट कर सकते हो? द आंसर इज नो। मतलब 10 दिन का ऑर्डर था, वो बोल रहा है भैया प्लीज भैया 15 दिन में एक्सेप्ट कर लीजिए ना भैया, नहीं हो पाएगा 10 दिन में। आपने बोला अच्छा अच्छा ठीक है भेज दे। अब उसने भेजा, अब आप बाद में मना नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। फिर आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आता है सर स्पेशल वर्सेस नॉर्मल डैमेजेस। स्पेशल वर्सेस नॉर्मल डैमेजेस, देखो ये याद रखो सर, जो नॉर्मल डैमेजेस हैं, ठीक है, जिनको ऑर्डिनरी डैमेजेस भी बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिकवरेबल है, जब ब्रीच हुआ है, जब लॉस ऑकर हुआ है, और वो लॉस जो ऑकर हुआ है वो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस में हुआ, मतलब वो लॉस नेचुरली ऑकर किया है, कुछ आर्टिफिशियली नहीं हुआ है, दैट लॉस हैज ऑकर्ड नेचुरली, ठीक है, मतलब ऐसे ही हुआ है, नेचुरली वो लॉस हुआ है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस कब मिलता है? स्पेशल डैमेज एक तरीके का होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, स्पेशल डैमेजेस होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, और ये सिर्फ तभी मिलेगा, मान लो ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका बैक्सेंडेल वाला एक केस स्टडी भी है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 kg ऑफ राइस का। अब इस 100 kg ऑफ राइस को 10 रुपए में खरीदने की बात है, और बी इसको सी को सेल करने वाला है पर केजी 200 रुपया पर केजी, ठीक है, 100 kg में बेचने वाला है एट 20 रुपया पर केजी, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट है। और सी ने ये बात, और सॉरी, और बी ने ये बात ए को इन्फॉर्म कर दी है कि देख भाई तू डिले मत करना, अगर तू डिले किया तो मैं भी फंस जाऊंगा। तब उस केस में अगर ए डिले करता है या डिफॉल्ट करता है
तो नॉर्मल डैमेजेस तो मिलेगा ही, प्लस ये जो 10 रुपए का 100 kg पर लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ ना 1,000 का, ये भी रिकवर होगा। इसको बोलते हैं स्पेशल डैमेज, नाम ही है स्पेशल। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को हमने जानबूझ के बेटा दो पार्ट के वीडियो में रखा है। एक है यूनिट 1 to 6 जो 16 नंबर का आता है, आपने वेटेज वाला वीडियो देख लिया होगा, और एक है आपका 7, 8, 9 जो 16 नंबर का आता है। इसलिए हमने उसके वीडियो भी दो पार्ट में रखे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद कॉन्ट्रैक्ट का 1 से 6 करते ही नहीं है। गलत चीज है ये, गलत चीज है ये, मैं खुद बोल रहा हूं गलत चीज है। बट हमने उनकी सिंप्लिसिटी के लिए और एग्जाम में एक भी दिन का, एक भी मिनट का वेस्ट ना हो, इसलिए ये सुपर फास्ट वीडियोस भी बनाया और इस तरीके से बनाया कि आप वही देखो जो आपको जरूरी है। ठीक है। आई क्वांटम मेरिट। अरे भैया इसमें बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज है। ये क्वांटम मेरिट होता क्या है सर? क्वांटम मेरिट का मतलब होता है जितना काम किया उतना पैसा दे दो, जितना काम किया उतना पैसा दे दो। लेकिन ये क्वांटम मेरिट केस करता क्या है? अगर एक आदमी है अनिल, एक आदमी है बिमल, ठीक है। अनिल ने बिमल को बोला भैया 4 माले की बिल्डिंग बना दो। बिमल 4 माले की बिल्डिंग के 2 माला कंप्लीट कर चुका है। फिर अनिल बिमल को बोलता है स्टॉप, मेरे को और बिल्डिंग नहीं बनानी, मतलब अनिल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है। ठीक है। तो बिमल मार सकता है सूट फॉर क्वांटम मेरिट कि भाई मैंने 2 तल्ला बिल्डिंग बनाई, उसका तो मेरे को पैसा दो। लेकिन वो ये कब कर सकता है? जब कैंसिल सामने वाला करे, सामने वाला करे, उसने काम किया होना चाहिए, मतलब बिमल ने काम किया है, मतलब बिमल का कोई फॉल्ट नहीं है, ये काम नॉन ग्रेचुटस है, मतलब पेड ही है, शुरुआत से इसको पता है कि ये काम पेड होने वाला है, और काम की गुड क्वालिटी है। क्योंकि बैड क्वालिटी अगर हुई, जैसे एक शेरी इंटीरियर वाला केस लॉ मैंने आपको कराया था, अगर बैड क्वालिटी हुई तो फिर वो काम के बैड क्वालिटी का खर्चा डैमेजेस की तरह डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। तो चलो सर, कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, यूनिट 1 to 6। अब बारी है यूनिट 7 to 9 की। अगले वीडियो में दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। कमेंट में बताना कैसा लगा।